हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। ओके, सारणिकों के गुण। ठीक है, इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा उसके पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं और वीडियो में मान लीजिए कोई एरर है तो आप पहले पिन कमेंट एक बार देख लेंगे। अगर कोई भी वीडियो में एरर होगी तो मैं वहाँ पर नोटिफाई कर दूंगा, और आपको कोई एरर मिलती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि हम सारणिक की प्रॉपर्टीज़ क्यों पढ़ें, तो उसका आंसर है ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सहायता से सारणिक का विस्तार बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। जब ऑर्डर ज़्यादा होता है, 4 या 5, कभी कभी 3 में भी, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ता है तो सारणिक का एक्सपेंशन करना डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो इन गुणों की सहायता से हम वो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा आपको सेकेंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर, ठीक है, उसके लिए किया गया है। ठीक है, लेकिन ये सारे गुण आपको किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू हैं। ठीक है, मैं यूजुअली 2 और 3 का ही डिटर्मिनेंट लूँगा, बट इन जनरल ये सबके लिए ट्रू हैं। ठीक है, मैं ऑर्डर 2 बार बता चुका हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। बट ऑर्डर क्या होता है आपको पता होगा। ऑर्डर इक्वल टू जो नंबर ऑफ रोज होती हैं या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स, यही क्या होता है आपका ऑर्डर। ठीक है, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होती हैं, और यही क्या होती हैं ऑर्डर। ठीक है, तो आइए प्रॉपर्टी देखते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है, हर एक एलिमेंट शून्य है, तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, किसी भी रो का, किसी भी रो, एनी रो या फिर किसी पंक्ति, ठीक है, उसका प्रत्येक अवयव, ध्यान दें कोई एक अवयव नहीं, हर एक अवयव की बात हो रही है, यानी प्रत्येक अवयव। तो मैं यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया हूँ, यानी 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, रो 1 के प्रत्येक अवयव, रो 1 में हमारे 2 एलिमेंट हैं और उन दोनों एलिमेंट को मैं 0 0 लिया हूँ, तो ये सारणी का मान कितना आना चाहिए, 0। देखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं पंक्ति लिया हूँ, आप कॉलम भी ले सकते हैं, यानी स्तंभ भी ले सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि किसी भी सारणिक में अगर कंप्लीट रो, यानी किसी भी रो का प्रत्येक अवयव शून्य है तो सारणिक का मान क्या होगा, शून्य हो, या तो पंक्ति या स्तंभ। ठीक है, रोज और कॉलम। देखिए सारणिक का मान कैसे आप निकालते हैं। सारणिक का मान 0 इंटू डी, तो मैंने ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस सी इंटू 0, माइनस सी इंटू 0, तो ये दोनों 0 माइनस 0, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर 2 रो हैं। ठीक है, रो 1, रो 2, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम है। रो 1 का मतलब ये होता है, रो 1 के ये 2 एलिमेंट हैं और रो 2 के ये 2 एलिमेंट है। ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 के एलिमेंट ये हैं, कॉलम 2 के एलिमेंट ये हैं। ठीक है, तो इन चारों में से, यानी रो 1 को हम R1 से डिनोट करते हैं, रो 2 को R2 से, कॉलम 1 को C1 से, कॉलम 2 को C2 से, इसी तरह अन्य को भी। ठीक है, तो इन 4 में से कोई भी एक 0 हो गया पूरी तरह से, उस रो या कॉलम के पूरे एलिमेंट अगर 0 हो गए तो सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैंने ऑर्डर रिपीट कर दिया। ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और इसी को कहते हैं ऑर्डर। ठीक है, डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक
प्रत्येक अवयव अगर शून्य है तो सारणिक का मान शून्य होगा। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर 3 के लिए लिया हुआ है, तो देखिए R2 क्या है, पूरी तरीके से 0। मैंने एक्सपेंशन यहाँ पर किया हुआ है, आप स्वयं देख लेंगे। फाइनल रिजल्ट क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। आई एम सॉरी। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या कि R1, R2, R3, C1, C2, C3, 3 रो और 3 कॉलम, इनमें से किसी भी एक के एलिमेंट, पूरे एलिमेंट अगर शून्य है तो सारणिक का मान क्या होगा, शून्य। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे R2 के हर एक एलिमेंट का मान मैंने शून्य लिया है, तो डिटर्मिनेंट का मान क्या आया है, शून्य। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो प्रॉपर्टी नंबर, इसका एग्जाम्पल 2 था, सेम प्रॉपर्टी है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां या 2 स्तंभ, ठीक है, सर्वसम मतलब आइडेंटिकल, बिल्कुल एक समान हो तो सारणिक का मान शून्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 रो है हमारे पास और 2 कॉलम। तो देखिए पहले रो में A और B है और एग्जैक्टली मैंने सेकेंड रो में भी A और B लिया है, तो सारणिक का मान क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार शून्य होगा। ठीक है, ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो हमने क्या लिया है इस एग्जाम्पल में, हमने R1 और R2 को क्या बिल्कुल आइडेंटिकल लिया है। रो के आइडेंटिकल होने का मतलब हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आइडेंटिकल होना चाहिए, यानी एक समान। तो यहाँ पर देखें A है तो यहाँ भी A है, यहाँ B है तो यहाँ भी B है। तो इसका मान क्या होगा, इस प्रॉपर्टी के अनुसार अगर कोई भी 2 पंक्तियाँ या 2 स्तंभ अगर बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, सर्वसम है, तो सारणिक का मान क्या होगा, शून्य होगा। तो देखिए सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, आप तो इस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली बता सकते हैं क्या कि चूंकि 2 रो समान है इसलिए सारणिक का मान शून्य है। ठीक है, एक तरीके से इसका डेरिवेशन कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सारणिक का मान 2 क्रॉस 2 का कैसे निकालते हैं, A इंटू बी, तो मैंने यहाँ लिख दिया A इंटू बी, माइनस उसके बाद ये A इंटू बी, तो ये AB माइनस AB, ये क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जस्ट एज एन एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 बिल्कुल आइडेंटिकल लिया है। ठीक है, अगर बात करें तो ये क्या कहलाएगा, C1 कहलाएगा, ये C2 कहलाएगा। वर्टिकल एलिमेंट कॉलम कहलाते हैं और जो हॉरिजेंटल लिखे होते हैं क्षितिज रूप से वो रो के एलिमेंट कहलाते हैं। तो R1 R2, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, C1 और C2 बिल्कुल आइडेंटिकल है। ठीक है, C1 और C2 आइडेंटिकल है। बिल्कुल आइडेंटिकल होने का मतलब ये एलिमेंट 4 है तो ये देखिए ये भी 4 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार, प्रॉपर्टी को देख के आप, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो कुछ आगे करने की जरूरत नहीं, आप सीधे कह सकते हैं चूंकि 2 स्तंभ बराबर हैं इसलिए सारणिक का मान शून्य है। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन टाइप्स समझ सकते हैं कि कैसे आता है। ये यहाँ पर है एक तरीके से डेरिवेशन। ठीक है, 2 क्रॉस 2 का, और ये किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू है। ठीक है, ओके। तो सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, 2 क्रॉस 2 में ये डायगोनल एलिमेंट 4 क्रॉस 2 माइनस फिर ये डायगोनल एलिमेंट 2 क्रॉस 4, तो ये हो गया 8 माइनस 8, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 क्रॉस 3 का एक और मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, ये आपका R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो आप ये जो C3 है ये कैपिटल C3 है, राइट। ये सारे कैपिटल लेटर्स में होते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 ये कैपिटल लेटर C1 C2, जो कॉलम का C होता है वो कैपिटल लेटर और जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमने क्या लिया हुआ है यहाँ पर कि R1
और R2 बिल्कुल क्या है, सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल हैं। हर एक एलिमेंट R1 R2 का देखिए, पहला एलिमेंट A1 तो यहाँ भी A1, यहाँ पर B1 तो यहाँ भी B1, यहाँ C1 तो यहाँ भी C1। अगर ये बिल्कुल आइडेंटिकल है तो इसका मान 0 होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एज ए प्रूफ आप देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे किया गया है। मैंने मल्टीप्लिकेशन के टाइम में जब इनका मल्टीप्लाई किया गया है तो मैंने ऑर्डर जो फॉलो किया है, सबसे पहले ए लिखने की कोशिश किया है, जो भी उसका सबस्क्रिप्ट आए, फिर बी और फिर सी, इसी ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर क्या आप एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यानी उदाहरण के तौर पे मैंने ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, एग्जाम्पल है ये। तो क्या इसका मान आप बता सकते हैं? तो अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे केयरफुली तो क्या देख रहे हैं कि C1 और C3 ये क्या है, 0। तो आपको ये जो ऊपर देखिए ये वाली लाइन, ये जो एक्सपेंशन दिया गया है, ये करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको पता चला कि ये C1 और C3 आइडेंटिकल हैं तो डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टी का ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक है, कि आपको देखिए इतनी ये 3x3 की डिटर्मिनेंट है, लेकिन इस प्रॉपर्टी से आप मान डायरेक्टली बता सकते हैं कि 0 है, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये क्या प्रॉपर्टी कह रही है, ठीक है। यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परस्पर विनिमय का मतलब एक्सचेंज। अभी मैं इसका बताता हूं, यहां पर जो दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये कह रहा है कि देखिए कि ये जो आपकी पंक्तियां हैं उनको क्या करना है आपको, स्तंभों में, और स्तंभों को पंक्तियों में। तो यहाँ पर देखिए R1 के एलिमेंट क्या हैं, A और B, ठीक है, यानी ये रो 1 के एलिमेंट क्या हैं, A और B। तो मैं एक नई सारणी बना रहा हूँ, ठीक है, नई सारणी बना रहा हूँ जिसमें मैंने क्या किया, जो R1 का एलिमेंट है उसको मैं C1 का बना दूंगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए A और B R1 है तो मैं इसको C1 बना दूंगा, यहाँ पर A और यहाँ पर B, ठीक। जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो R2 है इसको मैं C2 बना दूंगा, ठीक है, R2 को मैं C2 बना दूंगा, तो C और D। तो ये कह रहा है कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जब आपने R1 को C1 बनाया, R2 को C2 बनाया, तो आप देखेंगे जो C1 है ना, जो पहले यहाँ पर C1 था, A और C, वो देखेंगे कि वो रो बन गया अपने आप। जैसे यहाँ पर C2 B और D है तो आप देखेंगे कॉलम 2 है तो ये देखिए रो 2 बन गया। जैसे C2 में B और D है तो रो 2 में B और D बन गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक को बदलेंगे, यानी रो को कॉलम में बदल देंगे, R1 को C1 में, R1 को ये C1 में, और R2 को C2 में, R2 को C2 में, तो आप अपने आप देखेंगे कि C1 R1 बन जाता है। देखिए C1 में A और C हैं तो R1 में क्या है, A और C। ये R1 है, ये R1 है, ठीक है, ये R2 है। तो देखेंगे कि जो C2 के एलिमेंट थे वो ऑलरेडी R2 के बन चुके हैं, B और D। तो आप एक एक्सचेंज करेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में अगर एक्सचेंज कर दिया जाए, विनिमय कर दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हमने कर दिया है क्या मान में परिवर्तन नहीं होता है, देख लेते हैं। यहाँ पर मान क्या होगा, इस सारणी का मान A इंटू डी माइनस B इंटू C। यहाँ पर क्या मान होगा, देखिए A इंटू डी, ठीक, A इंटू डी माइनस
बी इंटू सी, माइनस बी इंटू सी। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर मान और यहाँ पर मान दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी आप रो को कॉलम में बदल दें और या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो सारडिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक। चलिए आइए, यहाँ पर मैंने सेम एग्जाम्पल लिया हुआ है, बस यहाँ पे ऑर्डर 3 मैंने ले लिया है, ठीक है। ऑर्डर 3 मैंने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर R1, R2, R3, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये जो R1 है यहाँ पर उसको मैंने R1 के क्या क्या एलिमेंट है, देखिए R1 के एलिमेंट है A1, B1, C1। तो मैंने यहाँ पर देखिए A1, B1, C1 को मैंने कॉलम 1 में रख दिया। यहाँ पर रो 1 में था, इस वाले में रो 1 में था, तो यहाँ पर मैंने कॉलम 1 में कर दिया, ठीक। यहाँ पर देखिए R2 को देखिए A2, B2, C2, तो मैंने इसको कॉलम 2 में कर दिया। रो 2 के एलिमेंट को मैंने कॉलम 2 में कर दिया, A2, B2, C2, ठीक। उसी प्रकार से R3 की क्या क्या एलिमेंट है, A3, B3, C3, तो मैंने इसको कॉलम 3 के एलिमेंट बना दिया, A3, B3, C3। तो आप क्या देखेंगे कि सारडिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो मान है आप स्वयं कैलकुलेट कर लीजिएगा, वही मान यहाँ पर भी है, ठीक है। ये सेम मान आता है, आप खुद से कैलकुलेट करके देख लेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई जब किया गया है तो मैंने ऑर्डर, सॉरी लेट मी चूज पेन, जब मल्टीप्लाई किया गया है तो ऑर्डर A, B और C फॉलो किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके सबस्क्रिप्ट आएंगे वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर A3, B1, C2, राइट। तो मैंने यही ऑर्डर फॉलो किया है, पहले A फिर B फिर C, ओके। तो आप ये खुद से करके देख लेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आप वेरीफाई आप खुद से करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए इसको, क्या है, यदि किसी सारणी की किन्हीं दो समानांतर आसन, आसन मतलब एडजेसेंट मतलब सटी हुई पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता। क्या बोल रहा है, सारणी का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है, यानी साइन बदल जाता है। साइन का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ध्यान दीजिए, यहां पर सिर्फ किन्हीं दो की बात कर रहा है। लास्ट में क्या था, इस वाले में प्रत्येक की बात थी। यदि किसी सारणी की पंक्तियों, सारे पंक्तियों और सारे स्तंभों की बात थी। यहां पर क्या बात हो रही है, किन्हीं दो समानांतर आसन, केवल दो की बात हो रही है, वो भी जो सटे हुए हैं, आसन हैं, ठीक है, सिर्फ उनकी बात हो रही है। तो मैंने हालांकि एग्जाम्पल बहुत छोटा लिया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पर आपका R1 है, यहाँ पर क्या है R2, ठीक है, ये है आपका। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों की बात कर रहा है, पंक्तियों और स्तंभों की। तो मैं किसी एक का लेके आपको बता दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए R1 को R2 में, ठीक है, और R2 को R1 में। तो देखिए ये दोनों सटे हुए हैं, आसन्न हैं और दो ही हैं, ठीक है। इनको इंटरचेंज कर दे रहा। इसका मतलब जो R1 के एलिमेंट है वो R2 के हो जाएंगे और जो R2 के हैं वो R1 के हो जाएंगे। देखिए तो जो R1 के एलिमेंट थे, R1 के एलिमेंट क्या क्या हैं, 2 और 4। तो उन 2 और 4 को मैं R2 में लिखूंगा, 2 और 4, ठीक। उसके बाद आप देखिए R2 के क्या एलिमेंट हैं, 4 और 5। तो 4 और 5 को मैं R1 से की जगह लिखूंगा 4 और 5, क्योंकि यही दो क्या थे, आसन्न थे, दो समानांतर आसन्न, दो सटे हुए। जो गुण 3 है उसमें प्रत्येक रो को कॉलम से बदलना है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो की बात हो रही है और वो भी आसन्न सटे हुए। तो क्या कह रहा है कि सारणी का मान नहीं बदलता है। मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और साइन का मतलब प्लस माइनस, ठीक है, साइन बदल जाता है। तो आप देखिए
अब जब ये जो नई वाली डिटर्मिनेंट आई है, ये जो नई डिटर्मिनेंट मेरे पास आई है, इसका मान तो नहीं बदलेगा लेकिन साइन बदल जाएगा। तो पहले का देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। पहले का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये कितना हो गया, 10 माइनस 12, तो ये कितना हो गया, -2। अब इसका डिटर्मिनेंट देख लीजिए, आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक हियर। वो है कि जब मैंने यहाँ पर रो 1 को रो 2 में लिखा, तो रो 1 को, जब रो 1 को मैंने रो 2 में लिखा तो एलिमेंट 2 और 3 है, मैंने 4 लिख दिया है। ठीक है, वो मिस्टेक्स है, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। 2 और 3, राइट। नाउ अब इसका मान क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 4 इंटू 3, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो आपने क्या देखा, अगर इनको आपस में इंटरचेंज जब आपने किया, क्योंकि यहाँ पर दो समानांतर और आसन्न की बात कर रहा है, ठीक है, पंक्तियों या स्तंभों, तो मैं यहाँ पर पंक्ति लिया हूँ। ठीक है, तो जब मैंने R1 को R2 में बदल दिया, R2 की जगह, और R2 को R1 में, तो देखिए मान नहीं बदला। मान पहले भी क्या था, मान पहले भी 2 था, अब भी क्या है 2, लेकिन साइन बदल गया। साइन क्या है, पहले माइनस था तो अब क्या हो गया, अब प्लस हो गया। ठीक है, पहले माइनस था तो अब प्लस हो गया। ठीक है, ये बदलता है, नंबर नहीं चेंज होता। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर साइन माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ठीक है, ओके। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस बार कॉलम हम लोग बदल लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में हमने रो को बदला, तो ये C1 है आपका, ये C1 है, ये C2 है। तो मुझे क्या करना है, ये देखिए ये दोनों पैरेलल है ना, समानांतर है ना, ये समांतर हैं दोनों। ठीक है, तो इनको बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो C2 है उसको C1 की जगह लिखूँगा। ठीक है, तो 4 और 7, C2 जो है C1 की जगह आ जाएगा, और जो C1 है वो कहाँ आ जाएगा, C2 की जगह। ठीक है, C1 है वो C2 की जगह। तो C1 के एलिमेंट कितने हैं, 3 और 5, तो C2 के एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3 और 5। ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 और 5, 3 और 5। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट, पहले इस वाले डिटर्मिनेंट का मान देख लेते हैं। पहला वाला जो है ये, इसका मान देख लेते हैं कितना है। ठीक है, ओके, तो आप देखेंगे इसका मान कितना है, 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4, माइनस 5 इंटू 4, तो 21 माइनस 20 यानी 1। इसका -1 आना चाहिए, आप पहले से गेस कर सकते हैं, क्योंकि सारणी का मान नहीं बदलता किंतु साइन बदल जाता है। साइन का मतलब, साइन बदलने का मतलब माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, और मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 माइनस 7 इंटू 3, माइनस 7 इंटू 3, तो ये हो गया 20 माइनस 21 इज इक्वल टू -1। ये देखिए यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1। जब मैंने C1 को C2 बना दिया और C2 को C1, क्योंकि यही दो समानांतर आसन्न स्तंभ है, मैं इस बार स्तंभ लिया हूँ, तो क्या हुआ, सारणी का मान नहीं बदला, नंबर जो 1 था अभी भी 1 है, लेकिन साइन पहले क्या था, प्लस था, और अभी क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक है, मैंने सेम काम यहाँ पर ऑलरेडी करके रखा हुआ है, आप वेरीफाई करेंगे। मैंने 3x3 का लिया हुआ है, तो देखिए मैंने ये 3x3 का डिटर्मिनेंट है, तो मैंने डेल्टा का मान यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो सिंबल है इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब है ये जो R2 है
R3 की जगह चला जाएगा। ये जो इधर वाली एरो है मैं इसको मिटा के फिर से बना देता हूँ। लेट मी इरेज दिस पार्ट। ओके फाइन। हाँ, तो R2 का जो ये एरो बनती है इसका मतलब है R2 जो है R3 से रिप्लेस हो जाएगा, और इधर जो एरो आती है इसका मतलब जो R2 है वो R3 से रिप्लेस हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, R2 क्या है, A2B2C2, और R3 क्या है, A3B3C3। तो देखिए R2 जो है R3 बन जाएगा, तो यहाँ पे जो R2 है A2B2C2, देखिए A2B2C2 R3 बन गया। R3 जो है वो क्या बन जाएगा, R2 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए R3 क्या है, A3B3C3, तो देखिए R2 यहाँ पे बन गया A3B3C3। आप इसका मान निकालेंगे, इसका मान मैंने मान लिया है जो पहला वाला है कि ये डेल्टा के बराबर है, तो ये आपको प्रूफ करना है कि ये जो डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट का जो मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस डेल्टा, क्योंकि मान तो बराबर ही होगा, साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डेल्टा। ठीक है, ये आप खुद से प्रूफ कीजिएगा, इसको एक्सपेंड करके आप चेक कीजिएगा। फिर से जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी है वो ऑर्डर फॉलो किया है A, B और C का। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद जो भी सबस्क्रिप्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों, ध्यान से देखिए, सभी अवयवों को किसी संख्या m से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। उस संख्या से गुणा हो जाता है मतलब उस संख्या, यहाँ पर हम क्या लिए हैं, यहाँ पर m लिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर भी ब्रैकेट में m लिख देता हूँ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू फिट इट हियर। दिस इज m, सेम नंबर, उसी नंबर m से गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसी बात को देखिए समझने के लिए, ये आप डिटर्मिनेंट आपको पता है कि इसका मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, ये इसका मान है। ठीक है, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है, अगर नहीं आता तो मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये मैं रो 1 के सापेक्ष में इसका मान निकाल रहा हूँ, तो ये हो गया A1, ये है A1। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि A1 जिस भी रो में है उसको, उस रो और उस कॉलम को हटा देते हैं, तो ये रो हट गई, ये कॉलम हट गया। ठीक है, उसके बाद जो भी बचा आपका ये B2C3 माइनस B3C2, राइट। उसके बाद ये वाला टर्म कंप्लीट हो गया था आपका। उसके बाद आपका आ जाएगा माइनस B1, तो ये माइनस B1, फिर B1 जिस रो में है उसे ख़त्म कर दिए हम, जिस कॉलम में उसे ख़त्म कर दिए। फिर उसके बाद जो भी बचा A2C3, तो ये हो गया A2C3 माइनस A3C2 माइनस A3C2। ठीक है, उसके बाद प्लस C1, उसके बाद ये प्लस C1, ये प्लस C1, फिर उसके बाद C1 जिस रो में है उसको ख़त्म कर देंगे, जिस कॉलम में उसको ख़त्म कर देंगे। फिर A2B3, तो ये A2B3 माइनस A3B2। ठीक है, तो आई होप ये आपको आता होगा। ठीक है, तो आइए अपने इस प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर रो 1 के एलिमेंट को मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, MR1, तो देखिए यहाँ पर A1 B1 C1 था, तो यहाँ पर क्या हो गया MA1 MB1 MC1, मतलब रो 1 के एलिमेंट को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मैं इस डिटर्मिनेंट का मान निकाला तो ये आया। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि इन तीनों जगह क्या कॉमन है, m कॉमन है, तो मैंने m कॉमन ले लिया और ये डिटर्मिनेंट। ठीक, आप क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट का मान है और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो सेम हाइलाइटर से मैं यूज कर रहा हूँ वो मान क्या है, बराबर, यानी ये जो है वो इसी डिटर्मिनेंट का तो मान है। ठीक है, ध्यान से देखिए,
जस्ट ए सेकेंड, ये जो मान है वो इस डिटर्मिनेंट का है जो यहाँ पर दिया गया है, और अब ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए सेम हाइलाइटर से जो मैं यूज कर रहा, ये जो मान है ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, यानी इसकी जगह मैं ये डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये m बाहर है और ये सारे अंदर। ठीक है, समझ में आया? आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, आप देखिए कि जो फाइनल रिजल्ट हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट लेट मी कॉपी दिस पोर्शन एंड पेस्ट इट हियर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके फाइन, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है वो देखिए ध्यान से, कि अगर किसी रो में कोई एक फैक्टर कॉमन है, कोई कॉमन फैक्टर हो, कोई उभयनिष्ठ है, देखिए जैसे यहाँ पर रो 1 में देखिए m m m, तो मैं उस फैक्टर को डिटर्मिनेंट से बाहर ला सकता हूं। ठीक, रिवर्स तरीके से सोचिए कि अगर हमारे पास कोई m मल्टीप्लिकेशन है तो मैं उसे किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे यहां पे मैंने R1 से कर दिया, यहां पे मैं रो बोला हूं, रो 1 बोला हूं कि रो 1 में मैंने किया है, लेकिन आप किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी रो ही नहीं किसी भी कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते वो उस कॉलम या उस रो के प्रत्येक एलिमेंट से होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर से ही सिंपल देख लीजिए कि यहाँ पर m सबसे मल्टीप्लाई है रो 1 से, तो यहाँ पर बाहर आ गया। इसी बात को रिवर्स तरीके से, या m यहाँ पर है तो रो 1 के प्रत्येक एलिमेंट से मैंने मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस है और ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है। ठीक है, ओके, तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, हाँ, तो इसी बात को देखिए, मैं इसको हाईलाइट फिर से किया हुआ हूँ कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि अगर किसी रो में कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे रो 1 में आपका m कॉमन फैक्टर है, तो मैं उस कॉमन फैक्टर को डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, या तो रो हो या तो कॉलम हो, कॉलम में भी से भी ले सकते हैं। होना क्या चाहिए, वो प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्रत्येक में कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे देखिए रो 1 में m सब एलिमेंट में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, m यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में कॉमन फैक्टर है, तो मैं उसको बाहर ले सकता हूँ किसी भी रो से या किसी कॉलम से। ठीक है, ठीक है, तो आप कमेंट देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है इसके बारे में। किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में यदि कोई संख्या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन हो, तो उससे गुणनखंड यानी फैक्टर के रूप में सारणिक से बाहर ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो रो 1 में हमारा m कॉमन फैक्टर था, तो m को हमने बाहर सारणिक से ले लिया। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इसका आंसर बताने की कोशिश करें। इसका आंसर मैंने बताया है किसी भी रो या किसी भी कॉलम से। यहाँ पर ध्यान से एक बार देखेंगे, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ दोनों कहा गया है। ठीक है, सभी अवयव भी, ये भी ठीक है, सभी अवयवों में। ठीक है, चलिए, तो आपको अगर मेरी बात समझ में आई है तो आप क्या देख रहे हैं कि मैं रो 1 से क्या कॉमन फैक्टर ले सकता हूं, m। देखिए यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, तो मैं रो 1 से क्या कॉमन ले सकता हूं, m कॉमन ले सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, रो 2 अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो मैं n बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं n को भी बाहर ले सकता हूँ। रो 3 में आप देखेंगे कि क्या कॉमन है, p कॉमन है, तो मैं p को भी बाहर ले सकता हूँ, mn p। I wanted to use another color, just let me see if I can leave it for time being. Okay, mn p, ओके, एंड देन आपका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, a1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ओके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी नंबर को किसी भी रो या कॉलम से कॉमन फैक्टर है तो उसे डिटर्मिनेंट से बाहर लिया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है आई एम सॉरी, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव, ये रो या कॉलम दोनों की बात करता है हमेशा, ठीक है, पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो राशियों का योग हो तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब है, देखिए ये रो 1 है, सॉरी यहाँ पर मैंने कॉलम लिया हुआ है। कॉलम 1 में आप क्या देख रहे हैं, कॉलम 1 जो है दो चीज़ों का सम है, दो एलिमेंट का, देखिए ये दो सम है। तो यही कह रहा है कि इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, तो और उसी ऑर्डर की, उसी कोटि, ठीक है, सेम ऑर्डर। यहाँ पे कोटि 3 है, रो 3 और कॉलम 3 है, तो कोटि 3 है, तो उसी ऑर्डर के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है। तो आप इसको देख लें, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर कॉलम 1 में अगर दो एलिमेंट का सम है तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं। तो पहला क्या होगा, पहले में पहला एलिमेंट लिखेंगे जो पहला पार्ट होगा, A1 A2 A3, देखिए A1 A2 A3, और ये जो है B1 B2 B3 C1 C2 C3, B1 B2 B3 C1 C2 C3। और जब दूसरा सारणी बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, ये जो फैक्टर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, देखिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और बाकी जो था कॉमन वो एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे जो कॉमन है ये जो है B1 B2 B3, तो यहाँ पर भी लिखेंगे B1 B2 B3, यहाँ पर C1 C2 C3, तो यहाँ पर भी C1 C2 C3, ठीक है। इनको अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कॉलम 1 को दो एलिमेंट का सम दिखाया है, आप कोई भी कॉलम ले सकते हैं या कोई भी रो ले सकते हैं, सबके लिए ये ट्रू है, किसी भी कॉलम या किसी भी रो के लिए, ठीक है। इसका प्रूफ आप खुद से कर सकते हैं, सिंपली दोनों साइड आप डिटर्मिनेंट का मान निकाल लें, दोनों ही बराबर आएंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका सारणी के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं जो प्रूफ करने के होते हैं बेसिकली इसी पे बेस्ड होते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी थोड़ा देखिए ये है क्या प्रॉपर्टी। यदि, सॉरी लेट मी चूज हाइलाइटर, ओके, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, ये क्या बात कर रहा है, किसी पंक्ति या अथवा स्तंभ, ठीक, के प्रत्येक अवयव को समान संख्या m से गुणा कर दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयव का मतलब होता है, देखिए A1 का संगत अवयव A2 और A3 कहलाएगा, ठीक है। ये B2 B3 N2 N3 नहीं कहलाएंगे, ओके। तो अगर A1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पूछा जाए, ये R1 का एलिमेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग, एक मिनट मुझे R1 R2 R3 लिख लेने दीजिए, ये R1 ये R2, ये लेट मी राइट प्रॉपरली, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3। तो अगर आप पूछेंगे R1 में ये A1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में क्या है, तो वो A2 होगा। A1 के करस्पॉन्डिंग R3 में क्या एलिमेंट होगा, तो वो A3 होगा, ठीक। सिमिलरली एक और एलिमेंट मैं ले लेता, मान लीजिए N2, N2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R3 में क्या होगा, N3 होगा,
ठीक है, और R1 में N1 होगा, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब है, ठीक है। तो संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी। तो मान लीजिए ये मैंने डिटर्मिनेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। R1 है A1 B1, N1 मैंने इस बार लिया है क्योंकि C में कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और स्मॉल c और कैपिटल C में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने एलिमेंट को N1 आप देखेंगे ये जो एलिमेंट है इनको मैंने N1 N2 N3 ले लिया है रादर देन C1 C2 C3 के, कि कोई कंफ्यूजन अराइज ना हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी स्मॉल c और कैपिटल C एक ही जैसा बन जाता है तो फिर कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया है, लिखा नहीं है, ठीक है। अलग टर्म्स ले लिया, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है N1 N2 N3 लेने का, ठीक है। ओके, तो आप क्या देख रहे हैं, R1 क्या है A1 B1 N1, R2 A2 B2 N2, R3 क्या है A3 B3 N3, ठीक है। अब इस नोटेशन की थोड़ी बात कर लें, इसका मतलब क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। ये जो C1 पहले है, ये जो C1 पहले है, कौन सा C1 है यहाँ पर देखिए, ये आपका C1 है, C1 है, C2 है। तो ये जो इक्वेशन बताती है, देखिए ध्यान से, ये क्या कहलाता है, ये जो पहले C1 था, यानी ये जो C1 था इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे। ये एरो का मतलब है रिप्लेस्ड बाई, और वो कैसे होगा, C1 प्लस 2C3 होगा, ठीक है। C1 प्लस 2C3 होगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, C1 को रिप्लेस किया है, तो अगर देखेंगे C1 प्लस 2C3, तो C1 का ये पहला एलिमेंट क्या है A1, तो देखिए ये हो गया A1, यानी ये वाला C1 का मान A1 प्लस 2C3, यानी जो ये C3 है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो देखिए पहला एलिमेंट C1 पहला एलिमेंट ये A1 प्लस 2N1, तो देखिए A1 प्लस 2N1। सिमिलरली A2 प्लस 2N2, क्योंकि C1 कितना है A2, C3 कितना है N2, उसमें 2 से गुणा करना और जोड़ना है, तो देखिए A2 प्लस 2N2। वैसे ही जो लास्ट एलिमेंट है A3 प्लस 2N3, A3 प्लस 2N3, ठीक है। ओके, तो ये जो नोटेशन होता है कि जो पहले का C1 है अब वो रिप्लेस हो जाएगा C1 प्लस 2C3, यानी A1 प्लस 2N1, A2 प्लस 2N2, A3 प्लस 2N3, वही यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। ये C2 एज इट इज होगा, C3 एज इट इज होगा। मैंने नोटिस किया है नीचे C3 लिखा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ये N1 N2 N3, ठीक है। तो आपने अभी छठी प्रॉपर्टी क्या देखा था कि अगर, हाँ, तो अगर आपने क्या देखा था कि ये सारणी का मान 2 का योग है तो इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अलग अलग लिख दिया, ये A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3, B1 B2 B3, N1 N2 N3, N1 N2 N3, प्लस उसके बाद जो दूसरा वाला सम था, तो देखिए दूसरा वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाले 2N1 2N2 2N3, तो देखिए 2N1 2N2 2N3, और उसके बाद बाकी दो एलिमेंट उसके क्या होते हैं, दूसरी सारणी के सेम होते हैं। देखिए B1 B2 B3, तो यहाँ पर भी B1 B2 B3, N1 N2 N3, तो यहाँ पर भी N1 N2 N3, ठीक। ये जो पहला पार्ट है एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक। पहला पार्ट वाला ये वाला जो सारणी थी उसको एज इट इज लिख दिया। दूसरे में से देखिए कॉलम 1 में से 2 कॉमन है तो मैंने बाहर ले लिया, तो 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो ये हो गया आपका, आई एम सॉरी, ये यहाँ पर मिस्टेक से फिर से मैंने वही गलती कर दी है, C1 C2 C3 लिख दिया है, ये N1 N2 N3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N1 N2 N3, ठीक, ओके, N1 N2 N3, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं, इस वाले में से हमने क्या कॉमन लिया 2, तो वो बाहर लिख दिया, और क्या बचा N1 N2 N3, यहाँ पर B1 B2 B3, और यहाँ पर N1 N2 N3, ओके। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो आप क्या इस डिटर्मिनेंट का मान आप बिना देखे बता सकते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर्टी ध्यान हो कि किसी भी
डिटर्मिनेंट यानी सार्डिक में कोई रो या कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाता है। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर C1 और C3 कॉलम 1 और कॉलम 3 बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। तो 2 टाइम्स 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो सिर्फ आपके पास ये वाली डिटर्मिनेंट बचेगी A1 A2 A3 B1 B2 B3 N1 N2 N3। तो कुल मिलाकर इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगर आपने इसको इस तरीके से लिख दिया तो मान में परिवर्तन नहीं हुआ। जो मान पहले डिटर्मिनेंट का आया था A1 A2 A3 B1 B2 B3, ये देखिए मान पहले था A1 A2 A3 B1 B2 B3। यहाँ पर जो भी मान आए आपका, मान लीजिए ये डेल्टा था, तो जब आपने ऐसा किया, ये जो ऑपरेशन इसको बोलते हैं, ये जो ऑपरेशन आपने किया कि C1 को C1 + 2C3 से रिप्लेस किया, उसके बाद भी इस डिटर्मिनेंट का मान भी सेम होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसका भी मान क्या होगा डेल्टा ही होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं होगा तो पॉज करके एक बार पीछे जाके रिपीट कर लीजिएगा। आई होप मेरी समझ से ये क्लियर होना चाहिए। इसको थोड़ा मैं और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए मैंने तीन ऑर्डर का मैंने डिटर्मिनेंट लिया है, तो 3 ऑर्डर में आपके R1 R2 R3 और C1 C2 C3 होंगे। तो मान लीजिए कि मैंने R1 को क्या किया है, रिप्लेस किया है। कैसे, देखिए R1 + अल्फा R2 + बीटा R3। ठीक है, ये इसी तरीके से होता है कि कोई भी नंबर, तो उसके बाद भी क्या होगा, डिटर्मिनेंट का मान सेम होगा। ठीक है, तो आप देखें मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है A1 B1 N1 A2 B2 N2 A3 B3 N3। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या किया है, R1 को रिप्लेस करना है। कैसे, R1 + अल्फा R2 + बीटा R3। तो देखिए आप R1 को जब रिप्लेस करेंगे तो R1 में क्या है, R1 उसमें क्या करना है आपको, अल्फा R2, तो देखिए अल्फा A2 + बीटा R3, तो बीटा A3। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे एलिमेंट हो जाएंगे R1 के। ठीक है, इसी फॉर्मूले से। ठीक है, पहले जो R1 था अब वो रिप्लेस हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा इस फॉर्मूले से, तो भी डिटर्मिनेंट का मान बराबर ही होगा। तो आप देखें ये वाली जो डिटर्मिनेंट है हाइलाइटर में, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट है, इसका मान और इस डिटर्मिनेंट का मान दोनों क्या होगा, बिल्कुल बराबर। देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल था, ठीक है, तो उसमें आपने क्या देखा कि जो यहाँ पर मैंने किया था ये वाला ऑपरेशन, यहाँ पर C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 + 2C3, तो इन जनरल ये होता है आपका C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 + PC2 + QC3। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, P हो गया, ये Q हो गया, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, फाइन। तो मैंने यहाँ पर R1 और C1 के बारे में लिखा है, ये किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही R2 R3 के लिए भी हो सकता है, C2 C3 के लिए भी हो सकता है। ठीक है, इन जनरल ये किसी भी ऑर्डर के लिए ट्रू होता है। तो लास्ट एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं क्या कि ये C1 + यहाँ पर फिर से मैं लिख देता ये वाला, क्या मैंने रिप्लेस किया था, C1 इज रिप्लेस्ड बाई C1 + 2C3। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई C2 नहीं है, तो 0 टाइम्स C2 लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, जो ये C1 था, P का मान आपका 2 है और Q का मान 0 है। आई एम सॉरी, कुछ मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर, हाँ ये मिस्टेक्स है, मैं उसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर देखेंगे ये C3 होना चाहिए, ये वाला भी यहाँ पर भी मिस्टेक्स है। ओके फाइन, तो P का मान कितना है, P का मान 0 होगा क्योंकि C2 का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है। तो C2 का कोफिशिएंट यानी P का मान 0 है,
C3 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, यहाँ पर C3 का कोफिशिएंट 2 है, इसलिए ये Q का मान 2 होगा, तो C1 प्लस 2 C3, राइट। ओके, तो ये वाला थोड़ा प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 7 का बहुत ही यूज होता है, ठीक है। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको समरी बना दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारी पूरी समरी है। आप इसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। जो मैंने सारे प्रॉपर्टी बताई है, प्रॉपर्टी 1 2 3 4 और 5 6 और 7, आइए एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी ज़्यादा है और एक ही क्लास में मैंने ले लिया है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है, ठीक है। अगर कोई रो या कोई कॉलम अगर 0 है तो उसका मान शून्य होगा, ठीक है। अगर कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ आइडेंटिकल हैं तो भी सारणी का मान शून्य होगा, ठीक है। तीसरा क्या है, यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और किसी अगर दो आसन्न पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बदलती, किंतु चिन्ह बदल जाता है, साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने का मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ओके। गुण 5 क्या है, इसके लिए ये है कि यदि किसी सारणी के किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों को किसी संख्या m से गुणा कर दिया जाए तो सारणी के मान भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। उस संख्या अगर यहाँ पर मैंने m लिया हुआ है तो यहाँ पर भी उस संख्या मतलब m से गुणा हो जाता है, ठीक है, ओके। और ये देख लीजिए, ये जो सम का था कि कोई भी एलिमेंट अगर दो राशियों का योग है तो सारणी को उसी कोटि के दो सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला था, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव के समान संख्या m से गुणा कर दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में मैं इसे फिर से लिख देता हूँ, ये आ नहीं पाया आई थिंक, तो जस्ट लेट मी इरेज दिस पोर्शन, ओके, जस्ट वेट। पहले क्या था, प्रत्येक अवयव आई थिंक ये 7 में कुछ कंप्लीट कॉपी नहीं हो पाया है, तो जस्ट लेट मी रिमूव कंप्लीटली दिस वन, आई एम सॉरी, and just let me copy from here, just let me copy and paste it there, just give me a second, okay, just give me a second, it will be copied soon, copy, this is copied, let me paste it here, paste it, okay, that's technology, okay, I think it is clear. No, I don't want to delete. Okay. तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी आपकी कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को समान संख्या m से गुणा कर दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर 2 दिया है, वो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे R1 इज एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 प्लस अल्फा R2 प्लस बीटा R3, ऐसा कुछ हो सकता है। अल्फा बीटा में से कोई 0 भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के। सिमिलरली मैं इस बार रुक जाइए, C3 लिख दे, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 प्लस अल्फा C1 प्लस alpha, let me take another number, not the same number, this could be P
C1 और क्या बचा, C2 बचा है, QC2, राइट. सो दीज आर कॉन्स्टेंट्स, रियल नंबर अल्फा बीटा, इट कुड बी प्लस माइनस और जीरो. ओके फाइन. ये ध्यान देना है कि यहाँ पर R1 है तो यहाँ पर R1 प्लस C होगा या माइनस होगा जो भी, बट R1 जरूर होगा. ये C3 है तो यहाँ पर भी C3 होगा. ठीक है, ध्यान देने की ये बात है. ओके. तो अगर वीडियो में आपको कहीं एरर मिलती है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उसको मैं पिन कर दूंगा. ठीक है. और कोई आप बात कहना चाहें, कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.